रात के करीब 9 बजे थे। आसमान में बादलों की एक घनी और काली परत बिछी हुई थी। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां गांव के कुछ लोग रोज की तरह बैठे थे। लेकिन आज उनके चेहरों पर हमेशा वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा और गहरी चिंता छाई हुई थी। वहां रघु काका और पास ही सोहन बेहद डरे हुए बैठे थे। तभी शहर से ट्रांसफर होकर आया नया अनाज अधिकारी निशांत हाथ में अपनी सरकारी फाइलें लिए वहां पहुंचता है। रघु काका, राम राम। राम राम सोहन भाई। राम राम निशांत बाबू, आओ बैठो। आज सरकारी दफ्तर से इतनी लेट लौटे? रास्ते सब ठीक तो थे ना? हाँ काका, जरा जिला मुख्यालय में कुछ कागजी काम था। वैसे काका, मैं पिछले 3 दिनों से इस गांव में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली चीज देख रहा हूं। जैसे ही घड़ी में रात के 8 बजते हैं, इस पूरे विक्रमपुर गांव में ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जैसे सबको अपनी मौत का डर हो। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां इस तरह बंद कर लेते हैं जैसे बाहर कोई कातिल खड़ा हो। और तो और यहां आते ही मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो जाता है। आखिर चल क्या रहा है यहां? निशांत बाबू, तुम शहर के लोग सूरज उगने और ढलने का हिसाब घड़ियों के कांटों से रखते हो, पर ये विक्रमपुर है। यहां का नियम तुम्हारी ये बेजान घड़ियां नहीं, बल्कि वो ठंडी और शापित हवाएं तय करती हैं, जो उस जंगल के पार बंद पड़े पुराने सरकारी अनाज गोदाम की तरफ से आती हैं। रात के इस पहर में बाहर रहना, अपनी जान को खुद अपने हाथों से मौत के कुएं में धकेलना है। काका, आप लोग भी कमाल करते हैं। इतने बड़े गांव के लोग होकर भी इस भूत प्रेत के घिनौने अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैं यहां सरकार की तरफ से उसी बंद पड़े अनाज गोदाम को दोबारा शुरू करने और गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की रिपोर्ट बनाने आया हूं। वो गोदाम पिछले 10 साल से बंद है, जिससे सरकार और इस गांव को कितना नुकसान हो रहा है जानते हैं आप? कल सुबह मैं खुद उस गोदाम का पुराना ताला तोड़ने जा रहा हूं, ताकि गांव का भला हो सके। नहीं बाबूजी, भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत करना। उस तरफ जाने की गलती भूल कर भी मत करना। वो गोदाम अब अनाज रखने की जगह नहीं रही। वो एक ऐसी जिंदा कब्र बन चुका है जिसके अंदर जाने का रास्ता तो सबको साफ दिखता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कोई अपनी आखिरी सांस भी दे दे तो भी बाहर आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। अरे सोहन, तुम तो नौजवान हो, फिर भी ऐसी डरपोक बातें करते हो। वो सिर्फ कंक्रीट की एक पुरानी सरकारी इमारत है, जहां कभी बारिश का पानी आने से अनाज सड़ गया था और उसे बंद कर दिया गया। वहां कोई रूह या भूत प्रेत नहीं है। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और तुम देखना, कुछ ही दिनों में वहां फिर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बेटा निशांत, तुम अभी नए हो। शहर के खून में जोश और सरकारी कुर्सी का घमंड ज्यादा होता है, इसलिए तुम्हारी इन नादान बातों का हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात अपने जहन में पक्की गांठ बांध लो, उस सरकारी गोदाम का रास्ता उस नदी के टूटे हुए पुल से होकर जाता है, जहां बरसों पहले एक ऐसा दर्दनाक और खौफनाक हादसा हुआ था जिसने इस गांव की आत्मा को हमेशा के लिए कंपा दिया था। रात के सन्नाटे में वहां भूख से तड़पते हुए साए बिना किसी इंसानी जिस्म के चीखते हैं। काका, मैं यहां सरकार की तरफ से अपनी ड्यूटी करने आया हूं, कहानियां सुनकर डर से कांपने नहीं। कल सुबह सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी। निशांत वहां से पैर पटकता हुआ अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले बेहद आलसी हैं और नए काम से बचने के लिए भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। निशांत ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, उसे लगा बाहर बरामदे में कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा है। कौन है बाहर? क्या कोई आवारा जानवर है, या फिर उन गांव वालों की बातें सच में मेरे दिमाग पर हावी हो रही हैं? बाबूजी, ओ बाबूजी, क्या आपके पास थोड़ा सा अनाज होगा? मेरी छोटी बहन, मेरी बीमार माँ कई दिनों से भूखी है। उनके पेट में भूख की आग जल रही है। बाबूजी, एक मुट्ठी अनाज दे दो, वरना हम तड़प कर मर जाएंगे। कौन है वहां? खिड़की के पीछे से सामने आओ। ये कोई मजाक नहीं है, मैं एक सरकारी अफसर हूं, पुलिस को बुला लूंगा। तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये सरकारी परिसर है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खिड़की के पास जाकर इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने की? निशांत अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा है।
बाबूजी, गुस्ताखी माफ करना। मेरा नाम समर है। मैं उसी पुराने बंद पड़े अनाज गोदाम के पीछे जो छोटी सी बस्ती है वहां से आया हूँ। बाबूजी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वो भूख की तड़प से रो रही हैं। उन्हें तेज बुखार है और कमजोरी की वजह से अब सांस भी ठीक से नहीं आ रही। इस पूरे गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। सबने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। कृपया मेरे साथ चलिए बाबूजी। मेरी बीमार माँ को बचा लीजिए, नहीं तो वो आज रात दम तोड़ देंगी और मैं पूरी दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। देखो समर, मैं अनाज विभाग का इंस्पेक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं। और इतनी रात को उस सुनसान और जंगल वाले रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, सुबह अपनी माँ को लेकर क्वार्टर पर आ जाना। मैं अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें शहर के बड़े अस्पताल भेज दूंगा। नहीं बाबूजी, सुबह तक का वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त बहुत कम है। अगर आज रात उन्हें थोड़ा खाना और दवा ना मिली तो वो दम तोड़ देंगी। बस उस पुरानी नदी की पगडंडी के पार हमारा छोटा सा घर है जहां वो पुराना अनाज गोदाम है। हम पगडंडी से शॉर्टकट लेंगे तो मात्र 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। एक गरीब की माँ की जान बच जाएगी। ठीक है, तुम डरो मत, रोना बंद करो। मेरे पास मेरी फर्स्ट एड किट है और कुछ बिस्कुट के पैकेट भी हैं। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूं। अरे समर, जरा धीरे चलो भाई। तुम तो इतनी तेज चल रहे हो जैसे तुम्हें इस घने अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिख रहा हो। और तुम्हारा घर इस जंगल के पार इतनी सुनसान और भयानक जगह पर क्यों है? यहां तो दूर दूर तक कोई दूसरा मकान भी नहीं दिख रहा। बाबूजी, गरीब का घर वहां होता है जहां उसे ये जालिम समाज मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। हमारा घर उस गोदाम के साए में तब से है जब से यहाँ खुशहाली थी। अब तो बस हम हैं, ये सुनसान रास्ता है और हमारी ये बदकिस्मती की मजबूरी है। आप बस मेरे पीछे पीछे आते रहिए, हम पहुंचने ही वाले हैं। समर, वो रघु काका और गांव के लोग इस रास्ते के बारे में बहुत अजीब और डरावनी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 10 साल पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से ये पूरा इलाका ही शापित हो गया। तुम तो यहीं रहते हो, क्या वाकई यहाँ ऐसा कुछ है या वो सब सिर्फ बूढ़े लोगों का वहम है? बाबूजी, हादसा तो हुआ था, और ऐसा खौफनाक हादसा जिसे ये गांव कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन गांव वाले जिसे डर या भूत कहते हैं, वो असल में हमारा अधूरा इंसाफ है। जब पेट की भूख और अपनों की बेबसी इंसान को तड़पा तड़पा कर जिंदा मार देती है ना बाबूजी, तो मरने के बाद भी वो भूख और दर्द शांत नहीं होता। बस वही भूख और तड़प इस रास्ते पर भटकती है। उफ, ये कैसी भयानक और सड़ी हुई बदबू है समर। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। और तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ ये डरावना गोदाम ही दिख रहा है। वो देखिए बाबूजी, गोदाम के ठीक पीछे जो छोटा सा खंडहर जैसा कमरा है ना, वही हमारा आशियाना है। हम पहुंच गए हैं। अंदर चलिए साहब, माँ अंदर ही है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अंदर आप जो कुछ भी देखें घबराइएगा मत, क्योंकि जो आपको दिखेगा वो सिर्फ हमारा सच है और हमारी सदियों पुरानी भूख। निशांत जैसे ही कमरे के भीतर दाखिल हुआ, उसने देखा कि बिस्तर पर चादर ताने कोई लेटा हुआ है। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। बिस्तर पर चादर ओढ़े उस रहस्यमयी आकृति के ऊपर से अचानक चादर सरक गई और नीचे से एक बूढ़ी औरत उठकर बैठ गई। बचाओ, कोई बाहर से दरवाजा खोलो। समर, तुम कहाँ हो? तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आ गए बेटा। समर कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो इस गोदाम का ताला खोलेगा, जो इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरी इस बरसों पुरानी भूख को भी मिटा दोगे साहब? कांपते हुए, माँ जी, समर कहाँ है? उसने मुझसे कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं। मैं आपके लिए दवा और बिस्कुट लाया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। दवाइयाँ? इन दवाइयों का वक्त तो बहुत पहले गुजर चुका है बाबूजी। अब दवा का नहीं, बल्कि इंसाफ का वक्त है और हिसाब का वक्त है। देखो, जरा बाहर देखो, उस गोदाम के बड़े दरवाजे को देखो।
वो आज भी हमारी तड़पती हुई लाशों की गवाही दे रहा है। निशांत अब उस बंद सरकारी गोदाम के भूतिया कमरे में कैद हो चुका था। आखिर क्या है उस गोदाम का वो काला सच, और क्यों ये रूहें निशांत से अपना हिसाब मांग रही हैं? क्या निशांत इस रूहानी चक्रव्यूह से जिंदा बच पाएगा? दोस्तों, अगर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की खौफनाक कहानी और गोदाम का पूरा सच जानने के लिए अभी नीचे कमेंट करें और देखिए इस कहानी का पार्ट 2।